हेलो साथियों, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली कुछ वीडियोस में एचईएस की क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे कि एचईएस में किस प्रकार से पढ़ना है आप लोगों को, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, और मैंने पढ़ने के लिए आप लोगों के सोर्सेज भी बताए थे। आज हम लोग जो पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे पिछली वीडियो के अंदर कि पॉलिटी के किस प्रकार के क्वेश्चन थे लास्ट ईयर और ज्योग्राफी के कैसे थे, उसी प्रकार से हिस्ट्री के जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उस पर एक वीडियो जो है आज मैं बना रहा हूं आपके लिए। तो इसको एक बार देख लेना कि किस प्रकार के क्वेश्चंस थे और कहां से थे, वो एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चंस जब देखोगे आप लोग तो उनके सोर्सेज से मैं आप लोगों को कुछ एक आइडियाज दूंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से हिस्ट्री करने के लिए आपकी बेहतर स्कीम क्या हो सकती है, इस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। राइट, तो देखिएगा हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में। पहला पूछा है सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में कब बनाई गई थी? तो एक जो है क्या आ जाएगा आपका 1774। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ए का 2 आ जाएगा। कॉर्नवालिस कोड, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक वाइसरॉय थे? अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते थे। कॉर्नवालिस जो है वो कब से कब तक वाइसरॉय थे, अगर इतनी बात पता है आंसर आ गया सिंपली। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल है उनका जो है आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन से वाइसरॉय के टाइम पे क्या क्या पीरियड था उसका। एक तो कब से कब तक वो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था, दूसरा उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। इसका एक सूची जो है, पूरा लिस्ट जो है आपके पास होना चाहिए। आपका जो ये बुक है स्पेक्ट्रम, इसके लास्ट में दे भी रखा है। इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हो, तो जैसा भी आपको उचित लगे, बट ये होना चाहिए आपको याद अच्छे से। ठीक है ना, तो कॉर्नवालिस कोड कब रहा होगा? 1793 के अंदर, क्योंकि उस टाइम में थे कॉर्नवालिस। रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई और थाने कब थी? 1853 थी। तो सी का 4 हो जाएगा। और मद्रास हार्बर अपने आप फिर क्या आंसर आ जाएगा आपका? डी का 3। अब आंसर लगा दो आप। तो ए का 1 किधर, ए का जो है 2 किधर है, यानी ए का 2। ए का 2 कौन से ऑप्शन के अंदर है? देखो ए का 2 आपका ऑप्शन है इसके अंदर और इसके अंदर, 2 जगह है। बी का फिर 1, बी का 1 किधर है? इसमें भी है, इसमें भी है। सी का क्या आएगा? सी का आपका 4, सी का 4 आना चाहिए। तो यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार से आपके आंसर आ जाते। तो मद्रास हार्बर किसी को नहीं भी पता है, ये बाकी के 3 तो यूं है जो पता होने ही होने चाहिए हर हाल में, है ना। अगर आप थोड़ी सी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो ये पता होनी चाहिए चीजें। अगर अभी तक नहीं पता है तो उसको टेंशन नहीं लेना है, पता करने के लिए कोशिश करना है, प्रयास करना है। ठीक है ना, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। टाइम लिमिटेड है, हर कोई जानता है, और हार मानने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर होने किससे वाला है? एक मैनेजमेंट के साथ में, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में, एक बुक लिस्ट जो है, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग चीजों को एक लाइन अप करते हुए तरीके से कीजिएगा। ठीक है ना, नाराज होने से कि नहीं मैं तो पेपर ही नहीं दूंगा, मेरे से तैयारी नहीं हो सकती, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर होने वाला उसी चीज से है कि आपके जो आता है, जितना आता है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर काम करो, हो जाएगी चीजें ठीक। तो टेंशन नहीं लेना है, पहली बात ये याद रखो। टेंशन में किया हुआ काम जो है वो ज्यादा होने वाला नहीं है आपसे, तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। टेंशन इतना रखो कि सिलेबस करना ही करना है मुझे हर हाल में, इस बात का टेंशन रखो। ठीक है ना, कैसे होगा उसकी रणनीति बनाओ, ना कि इस तरफ नेगेटिव सोचने लगे मेरे से कैसे होगा, मुझे तो कुछ नहीं आता, उससे बात नहीं बनने वाली। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्सिडरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798। ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। आपको पता है सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली का अगर कार्यकाल याद है तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा ईयर कौन सा था, लेकिन इसमें तो दे रखा है ईयर 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो थे, हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे वो। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद देखो अब इन्होंने जो सहायक संधि थी उस वक्त, उसके बारे में क्या बात कही हुई है। तो पहला है कि अंग्रेज अपने सहयोगियों को बाह्य एवं आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवाबदेह होंगे, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स जो है उससे बचाएंगे अंग्रेज, जिसके साथ भी सब्सिडरी अलायंस होगा। एकदम सही बात है। इन द टेरिटरी, हिंदी में पढ़ देता हूं, सहयोगियों के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र दल तैनात किया जाएगा जिसके रख रखाव का संसाधन सहयोगी प्रदान करेगा। बिल्कुल, जो आपकी आर्म कंटिजेंट जो है वो वहां पर स्टेशन की जाएगी जिसके पास, वो ही अलाई जो होगा, जो अलाई के पास की जाएगी आर्म आपकी एक कंटिजेंट जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं, वही आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए।
ठीक है ना, जितना भी खर्चा आएगा वो कौन, जो सहयोगी जिसके साथ अलायंस किया है वो करवाएगा, ना कि ब्रिटिशर करवाएंगे। एकदम सही बात है। तीसरा है द अलाय वुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स और इंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। बिल्कुल ठीक बात है, सहयोगी किसी अन्य शासक के साथ समझौता युद्ध बिना अंग्रेजों की अनुमति से नहीं करेगा। एकदम करेक्ट बात है, नहीं करेगा। अलाई में वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट द डिसएग्रीमेंट। अंग्रेज थे वो भाई साहब, ऐसा होने देंगे क्या किसी टाइम आपका मन करे मुंह उठा के चले गए? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, असहमति होने पर सहयोगी किसी कभी भी संधि से अलग हो सकता है। ना ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। चौथा गलत है। चौथा गलत है तो सही कौन कौन है? 1 2 3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी जो है आपका 1 2 3 ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? ये वाला। असहमति होने पर सहयोगी कभी भी संधि से बाहर आ सकते हैं। ऐसा इतना हल्का संधि करेंगे क्या? ब्रिटिशर्स बहुत चालाक लोग थे उस टाइम, तो वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। अब इसमें आपने सब्सिडियरी लाइंस को ढंग से पढ़ा हुआ है और ये टॉपिक्स तो है भी ढंग से। कॉर्नवालिस के बारे में, वेलेस्ली के बारे में, डलहौजी के बारे में, इनकी जो नियम थे, इनके जो एक तरह से स्ट्रेटेजी थी, वर्किंग स्ट्रेटेजी थी, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, ये आपको पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। इट्स मस्ट, ठीक है ना। तो इनकी जो स्ट्रेटेजीज हो, इनकी पॉलिसीज जो थी, इनके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। अगला है आपका कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है नीचे की तरफ 2 और उनमें से सही आंसर बताना है। तो क्या स्टेटमेंट है? पहला बोल रहा है, नवंबर 1933 में इंडियन लेबर जनरल को भेजे गए संदेश में जवाहरलाल नेहरू ने सामाजिक एवं राष्ट्रीय संघर्षों को बुनियादी बताया और दोनों में से किसी एक भी समझौते को नकारा। उन्होंने श्रमिक वर्ग के साम्राज्यवाद विरोध संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। ठीक है, मतलब ये वाला पहला स्टेटमेंट जो है इंडियन लेबर जर्नल जो था इन नवंबर 1933 वाला, तो जवाहरलाल नेहरू ने किस चीज पर बल दिया था उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद क्या बता रखा है कि उन्होंने जो श्रमिक वर्ग था उसको साम्राज्य विरोधी संघर्ष जो है उसमें अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। तो ये दोनों ही बातें सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका बोथ आर द करेक्ट, ठीक है ना, बोथ आर द करेक्ट। और जो दूसरा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अदर जो है आपका सेकंड जो आपका आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है का, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कथन और कारण वाले क्वेश्चन है इसमें, कथन और उसके लिए कारण सही है क्या? तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द आंसर ए, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस है ये आपको देखने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है अभी क्योंकि ये मैं मास्टर क्वेश्चन जो है आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर उन्होंने जो HPSC ने अपनी साइट पर डाला था इसको उठाया हुआ है। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, यानी मैं अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो उसमें मैं अपने तरीके से वो क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उसमें जो आपको ये समस्या नहीं आएगी। अभी के लिए मैनेज करो क्योंकि ये अपने दोनों की जरूरत है सिर्फ, ठीक है ना। क्यों है जरूरत? क्योंकि आप लोगों को देखना है और मैंने इनको टाइप नहीं करवाया अभी, ठीक है ना। तो इसलिए सीधा का सीधा वो उसमें से ही PDF से रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, इन 1866 दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चंस टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडियन सिटीज। एकदम करेक्ट है, कहीं कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत के मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। इस संस्था की कई शाखाएं भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई। उसके बाद है, he showed that the poverty and economic backwardness of India were not inherent in local conditions but were caused by colonial rule which was draining India of its wealth and capital। ठीक है, तो वेल्थ का जो ड्रेनिंग हो रही थी उसी पर तो दादा भाई नौरोजी ने बात की है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ड्रेन का जो वेल्थ का जो ड्रेन हो रहा था उसी पर बात की है। हिंदी में क्या उन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में अंतर्निहित नहीं था बल्कि है औपनिवेशिक शासन का परिणाम था जिसके द्वारा भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। एकदम करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। आपको नहीं लगता क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 2 दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। कथन 1 और दोनों सही है। ये कथन कारण का नहीं है, ये केवल स्टेटमेंट है। इसमें रीजन नहीं पूछा है, ये एक्सप्लेनेशन करता है कि नहीं करता है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, एक कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो कथन और कारण में आपको बिकॉज लगाना होता है बीच में, क्योंकि, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपको कैसे पढ़ेंगे? पहले ये ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर नीचे लगाएंगे बिकॉज ही अर्न्स द वर्किंग क्लास, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने श्रमिक वर्ग से के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने का तो बिकॉज लगा के पढ़ना होता है इसको, ठीक है ना। तो तब आपको एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है उसका आइडिया लग जाता है, ठीक है। और ये कथन और कारण में ऐसा कुछ नहीं करना होता है, दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसके अंदर जो है आपको आंसर बताना है। तो आपको जो है कोई सा भी इनके ट्रेवलर्स के बारे में आइडिया है तो आप इजीली बता सकते हो, कोई समस्या है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अगर आपको एक का भी ढंग से पता है, एक का भी ढंग से पता है इसमें से, तो बाकियों को आप निकाल सकते हो। जैसे कि केम टू इंडिया एंड नेवर वेंट बैक टू यूरोप, कौन था ये था मनुकी। अगर आपने ये लगा दिया तब भी आपका काम आसान हो जाएगा, सी का एक कोई ना कोई मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से जो है थोड़ा सा भी आइडिया है आपको इनके बारे में। और ये सारी चीजें जो है जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी है, थीम 1, थीम 2, थीम 3 जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां से आपके कवर होते हैं सारे सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने स्पेक्ट्रम ढंग से पहले पढ़ा हुआ है या फिर कुछ भी हिस्ट्री में थोड़ा उसका हाथ सेट है, तो मैं कहता हूं कि एक बार थीम 1, थीम 2, थीम 3 हिस्ट्री जो है वो जरूर पढ़ दो +2 वाली, ठीक है ना। देखो कंपटीशन है, देयर इज नो डाउट, बच्चों का अलग अलग लेवल है। कोई आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है, और इन दोनों बच्चों में फर्क है, देयर इज नो डाउट। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो आज कर रहा है उसका जो उसका जुनून है वो अलग ही लेवल का है, तो वो जो है उस सतर से तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है वो कर ले। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो उतनी बेहतर ढंग से सारी चीजों को कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पहले से कर रहा है उसने हिस्ट्री जहां से भी पढ़ रखी है, बट एचएस के लिए जब भी हिस्ट्री का पेपर देने जाना है उसको, तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो है +2 की नई एनसीईआरटी थीम 1, थीम 2, थीम 3 वहां से पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड सोसाइटी किसने दिया था, तो ये बारबोसा जो है, बारबोसा आपका करेक्ट होगा इसके लिए। इसके बाद आपका विजिटेड इंडिया 6 टाइम, इंडिया को 6 टाइम कौन विजिट किया, ट्रेवेनियर जो है, टेवेनियर जो है इसने इंडिया को, तो टेवर्नियर जो है इसने इंडिया को 6 टाइम विजिट किया, सॉरी दिस वन, ठीक है। उसके बाद कौन है साइंटिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर, दनिशमंद खान, उसका कौन जो है ये दनिशमंद खान का वैज्ञानिक कौन था, तो कौन था जो बच गया वो है, तो बच कौन गया है, बच गया बर्नियर, तो बर्नियर जो है इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर रखा है पहले, ये जो आपको वेंट टू यूरोप 6 टाइम में ये ऐसे आना था, ठीक है। अब लगा दो ए का 3, बी का कौन सा हो गया 4, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में सारे ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं आपको, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3 आ जाएगा, बी का 4 आ जाएगा, और सी का 1 आ जाएगा, और डी का 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए आप लोग। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंपोजिशन ऑफ बसंत विलास इन संस्कृत, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है कि संस्कृत में बसंत विलास की रचना किसने की, भगवत गीता का बंगला में अनुवाद कैसे किसने किया। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे मान लो कुछ नहीं आता इसके अंदर, लेकिन मुझे पता है कि वासु लोग जो है, बंगाली लोगों के लिए वासु वर्ड जो है, वासु उनके पीछे लगता है। अगर मुझे इतना आइडिया है तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि ट्रांसलेशन ऑफ भगवत इनटू बंगला ये मालाधर वासु का काम हो सकता है। एक आइडिया है मुझे बेसिक सा, इतने से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। बी का 2, बी का 3 आएगा, अगर मैंने यही देख लिया तो बी का 3 कहां मिल रहा है, मैं उसी से इसको आंसर को टिक कर सकता हूं, समझ रहे हैं। बट इतना कॉमन सेंस आपको पढ़ने से ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ने से, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ने से, थोड़ा सा साइंटिफिक एनालिसिस करने से वैसे ही आनी है चीजें, राइट। तो इससे एकदम से नहीं आता है। सो ए का 2 आएगा, बी का 3 आएगा, और सी का 4 आएगा। सी का 4 मतलब कंपोजिशन ऑफ आपका ये आ जाएगा, तप्ती संबरनमु उपाख्यानमु की रचना किसने की है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, सी का 4 यानी गंगाधर आ गया। उसके बाद डी का 1 यानी क्रिएशन ऑफ मुहूर्तमाला, एट्रेटाइज ऑफ ऑन मुहूर्ता, यानी मुहूर्त संबंधी ग्रंथ मुहूर्तमाला की रचना किसने की है, तो बच गया वो रघुनाथ, डी का 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलो, इसके बाद है द टेम्पल ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा देवी वर बिल्ट बाय चूजिंग ए ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगरा। देखो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा सा, इन्होंने बोला हुआ है इसका आंसर जो है, जो आंसर की थी एचपीएससी की उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है वैसे तो, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 जो है
इसमें जो है इनकरेक्ट बता रखी है इन्होंने और स्टेटमेंट 2 को करेक्ट बता रखा है, ऐसा कुछ था इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसका इन्होंने बता रखा है डी, जो एचपीएससी की आंसर की थी, मास्टर आंसर की, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका डी बता रखा है। लेकिन ये दोनों ही मेरे ख्याल से ठीक है, तो ये आप एक बार जो है ना थोड़ा सा और भी देख लेना है। मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ए होना चाहिए, और बच्चों ने डाउट भी लगाया था उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर ए होना चाहिए इसका। द टेम्पल्स ऑफ विरूपाक्षा एंड पंपा देवी आर बिल्ट बाय चूजिंग ए ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगरा, और विजयनगरा रूलर्स एडॉप्टेड द अर्लियर ट्रेडिशन, इनोवेटेड देम एंड डेवलप्ड देम फर्दर, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो ए होना चाहिए, बट एचपीएससी के अकॉर्डिंग इसका डी है। तो ये क्वेश्चन जो है विजयनगरा एम्पायर ढंग से पढ़ना, उसमें क्या पता आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड द कुवैत अल इस्लाम मॉस्क बाय डिमोलिशिंग द चिंतामणि टेम्पल। औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुवैतुल इस्लाम का मंदिर का निर्माण करवाया था। यह गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, तो ये वाली बात गलत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक गोट द कुवैतुल इस्लाम मुल्क बिल्ट इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवैतुल इस्लाम मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण कराया था, ये बात सही है। लेकिन अगेन इसमें भी डाउट है। इसका आंसर जो है एचपीएससी ने क्या मान रखा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उन्होंने दोनों करेक्ट मान रखी है। कौन सी दोनों मान रखी है करेक्ट? 1 और 2 दोनों करेक्ट मान रखी है। एचपीएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू एचपीएससी, ठीक है। बट इसका क्या होना चाहिए? 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट होना चाहिए। तो एक इस क्वेश्चन को देख लेना। ये 2 क्वेश्चन जो है जो डाउट वाले हैं, जहां पे मुझे एरर लगा, एक क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा डाउटफुल है। तो ये 2-3 क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री में था दिक्कत। उसके बाद है कांची वॉज फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कैपिटल ऑफ पलवाज। बिल्कुल ठीक बात है। कांची फेमस स्कॉलर्स मयूर वर्मन, वत्स्यान, दिंगान एंड हिंसांग वर देयर। यानी कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा केंद्र एवं पल्लवों की राजधानी था। कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा, वात्स्यायन, दिंगनांग एवं वैनसांग थे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपके सामने है, बताओ कौन कौन सा करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये दोनों ही बातें सही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। कनिष्का बिल्ट स्तूपा एंड विहारा एट पेशावर। एकदम करेक्ट बात है, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। इन द एक्सकेवेशन ऑफ स्तूपाज एंड विहाराज ऑफ पेशावर, आइडल्स ऑफ बुद्धा एंड कनिष्का आर फाउंड एंड नोट ऑफ इंद्रा एंड ब्रह्मा। इंद्र और ब्रह्मा की कोई आइडल नहीं मिली थी वहां पर। नोट लगा के पूरा क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में युद्ध और कनिष्क की मूर्तियां मिलती है, न कि इंद्र और ब्रह्मा की। इंद्र और ब्रह्मा की भी मिलती है। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो देखो कौन सा बोल रहा है ऐसा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग क्या लगाओगे? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य। क्यों है? क्योंकि नोट ये गलत लग गया, वहां पे इंद्रा एंड ब्रह्मा भी है, ठीक है ना। तो उनकी भी मिली थी एक्सकेवेशन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चले आगे नेक्स्ट। उसके बाद है गिवन स्टेटमेंट्स। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट, 2 कथन दिए गए, उसमें देखना है आपको। बोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम जिन्ना इन 1937 एंड 1939 द कांग्रेस डिड नॉट स्टॉप सिंगिंग वंदे मातरम इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हिंदी में बताऊं, 1937-39 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन नहीं छोड़ा। बात सही है। सर सैयद अहमद खान, दूसरी स्टेटमेंट क्या? सर सैयद अहमद खान हैड सेड दैट फर्स्ट ही फॉट फॉर कांग्रेस, नाउ ही विल फाइट अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है स्टेटमेंट, ये वाला गलत हो गया। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वो कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने जो है मुस्लिम्स को कांग्रेस न ज्वाइन करने के लिए कहा था, ठीक है। तो उस तरह की बातें थी उनकी। तो ये स्टेटमेंट दूसरी गलत है, पहली सही है। तो पहली सही, दूसरी गलत, ऑप्शन सी अगेन करेक्ट आंसर हो जाए। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चंस को? इस तरह के क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा कितना है, कहां से है और किस लेवल के साथ पढ़ा है। लेवल का मतलब यह है कि आप किस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस को जब आप पढ़ते हैं ना, जब आप उसके अंदर बुक्स को पढ़ते हैं, तो अगर आपने क्वेश्चन को एनालिसिस करके फिर पढ़ा है तो उस चीज का पढ़ने का बहुत फर्क होता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चंस को देखो ताकि अप्रोच जो है उस टाइम पे आपको वही रहे
जब आप पढ़ रहे हो तो अप्रोच रहे आपकी पढ़ते टाइम कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है, इस टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये अप्रोच रहे आपकी, है ना। तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, उससे जो आपका लेवल बूस्ट होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश शंकर विद्यार्थी हैड रिटन इन प्रताप दैट इफ महाराणा प्रताप हैड बीन इन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट slave India, you would have been worshipped all over the country. If you were in America like Washington or Lincoln, if you were in England like Wellington or Nelson, if you were in France, you would be worshipped like Joan of Arc, or if you were in Italy, you would be worshipped like Mazzini. यानी इन्होंने कहा, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि महाराणा प्रताप, यदि आप गुलाम भारत को छोड़कर अन्य किसी देश में होते तो पूरे देश में आपकी पूजा होती। यदि आप अमेरिका में होते तो वाशिंगटन या लिंकन की तरह पूजा होती आपकी। यदि आप इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन या नेल्सन की तरह पूजा होती। यदि आप फ्रांस में होते तो जॉन ऑफ आर्क की तरह। यदि आप इटली में होते तो मजीनी की तरह जो है आपकी पूजा होती। ये वहां के बड़े लोगों की बात कर दी है कि उनके साथ आपकी पूजा होती, लेकिन इंडिया में आपकी नहीं हुई, ये कहना चाहते होंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2, ये वाली बात सही है, उन्होंने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी यूज्ड टू ब्रिंग आउट मैगजीन नेम्ड प्रताप फ्रॉम राजस्थान, यहां पे गलती है। ठीक है, इट वाज फ्रॉम कानपुर। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कथन 1 सत्य और कथन 2 असत्य है। ठीक है ना। प्रताप नामक पत्रिका कहां से निकालते थे? राजस्थान, 1915, ये गलती है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द विरूपक्षा पंपा देवी ऑफ विजयनगरा। विजयनगरा एम्पायर की जो हिस्ट्री जो है ना, विजयनगरा एम्पायर के बारे में हिस्ट्री की जो थीम 1, थीम 2, थीम 3 मैं बता रहा हूं, +2 की मॉडर्न एनसीआर, मॉडर्न जो आपकी हिस्ट्री और एंशिएंट और मिडिवल का जो पार्ट है उसके अंदर, +2 की जो नई वाली एनसीईआरटी उनके अंदर, तो वहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर होती है, साफ साफ लिखा हुआ वहां पे। तो मैत्री देवी पंपा देवी हैड क्या लिखा हुआ है, हैड डन पिनेंस टू मैरी विरूपक्षा, यानी ये कहना चाहता है कि मैत्री देवी पंपा देवी विरूपक्ष से विवाह के लिए तप की थी। ठीक बात है, किया था, नो डाउट। फिर बोल रहे द विजयनगरा रूलर्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ पंपा देवी, ये बात गलत है। पंपा देवी के बिहाफ नहीं बल्कि विरूपाक्षा के बिहाफ पे, यहां पे गलती है। पंपा देवी नहीं, विरूपाक्षा के बिहाफ पे उन्होंने। द पेट्रन डाइटी ऑफ द विजयनगरा किंगडम वाज विरूपाक्षा, विरूपाक्षा थे पेट्रन डाइटी, बिल्कुल सही बात है। यानी विजयनगरा राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष थे, एकदम सही बात है। नॉर्मली द नेम ऑफ श्री विरूपाक्षा वाज मेंशन्ड इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट इन द रॉयल ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है कि जो आपके सामान्यतः राजकीय आदेशों में कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष के नाम का उल्लेख होता था, बिल्कुल ठीक बात है। विरूपाक्षा इज ए फॉर्म ऑफ विष्णु ना शिवा, विष्णु नहीं शिवा आना था यहाँ पर, यह गलती हो गई है, शिवा आना था, विष्णु लिख दिया, ये गड़बड़ है। तो पांचवा और दूसरा गलत है, यानी दूसरा और पांचवा गलत है। तो देख लो कौन सी स्टेटमेंट है, दूसरा पांचवा सी 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1, 3 एंड 4, ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन द लाकुलिसा पशुपत सेक्ट, कौन से में जो है किसके ऊपर प्रकाश डालता है, इनमें से कौन कौन सा एक लकुलिस पाशुपत संप्रदाय पर प्रकाश डालता है, ये बताना है आपको। तो कौन सा क्वाइन ऑफ हविष्यका जो है वो डालता है, यानी हविष्यक की मुद्रा जो है उसमें है। उसके बाद मथुरा इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, बिल्कुल सही बात है। देन आपका भवभूति के मालती माधव, बिल्कुल गलत है, ये इसमें नहीं है। अष्टाध्यायी पाणिनि बिल्कुल नहीं है। बाण भट्ट की कादम्बनी इसमें है। तो 1, 2 एंड 5 जिस इसमें है वो देख लो, इन तीनों के अंदर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2 एंड 5। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। उसके बाद आपका गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेबर एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एसर्शन और रीजनिंग क्या है? द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन है अशोक के बाद प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मविजय एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी, धम्मविजय की पॉलिसी जरूर फॉलो की थी बट आर्मी को पूरी तरह से डिसबैंड नहीं किया था, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो आर जो है इसके अंदर ये गलत हो गया। तो कथन तो सही है बट
कारण जो है वो गलत है, यानी आर असत्य है, ए सत्य है। तो कारण जो है ये आपका रीजन जो है इसमें स्टेटमेंट में एरर हो गया, ठीक है। कारण है कि नहीं है ए का वो तो आगे की बात थी, बट कारण डिपेंडेंट इज आर्मी ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, यानी ये गलत है और ये सही है। क्लियर, ये डिसबैंडेड वाली बात इसके अंदर गलत होगी कि उसने अपनी सेना विघटित कर दी थी, तो पूरी तरह से सेना को विघटित नहीं किया था, तो ये पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका अगेन एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। दसवंत पेंटर हैड कमिटेड सुसाइड आउट ऑफ मैडनेस, कि दसवंत चित्रकार पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है इसका स्टेटमेंट 1 जो है सही है। 2 में बोल रहा था मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दसवंत वर्क खानदान ई तैमूरिया इज प्रिजर्व्ड इन खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि दसवंत की कीर्ति खानदान तैमूरिया की पांडुलिपि खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना में संरक्षित है। बात ये भी सही है, लेकिन ये बात देखो कि आत्महत्या कर लिया हुआ था और ये पटना में संरक्षित है, इस बातों का रीजन बन रहा है। ये बातें दोनों सही है, लेकिन क्या आर जो है ए का सही कारण हो सकता है? आप खुद सोच के देखो, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो 85 का बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया, डलहौजी जी आ गए। 1848 से 1856 तक कार्यकाल था उनका, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ऐसे आप लोगों को। गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड जो है कब से कब तक था, क्या क्या काम हुए, एक लिस्ट बना के रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ लो। समझ के कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, रिलेट कर पाओगे ज्यादा। नहीं होते किसी को समझ नहीं बन रही है, रट लो, और क्या है, करना तो पड़ेगा। तो गिवन बिलो 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर है। बोल रहे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नर जनरल डलहौजी डिसरिगार्डेड द राइट ऑफ एन अडॉप्टेड हियर टू द थ्रोन एंड द स्टेट ऑटोमेटिकली लैप्स्ड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इफ द रूलर डाइड विदाउट एनी बायोलॉजिकल हियर। देखो, बायोलॉजिकल नेचुरल हियर के बिना अगर मर जाता है, तो ये क्या कहता है कि गवर्नर जनरल डलहौजी ने पतन के सिद्धांत को गद्दी के उत्तराधिकारी के अधिकार की अवहेलना द्वारा प्रतिपादित किया। ब्रिटिश शासन का अपने आप पतन होगा यदि शासक की कोई पारिवारिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु होती है। ठीक है, हिंदी जो है इन्होंने भी गूगल से उठा रखी है, मुझे लग रहा है पूरी तरह से ठीक सी नहीं लगती है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है, ये बात सही है एकदम कि ब्रिटिश डोमिनियन में जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा, अगर उसका कोई बायोलॉजिकल हियर नहीं है तो, यानी खुद का जो है बच्चा नहीं है। तो डलहौजी की नीति यही तो थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंदर क्या था, अगर किसी शासक को खुद की संतान नहीं है, उसने चाहे गोद ले रखा हो किसी को, तो उसके बाद जो है ना खुद की संतान है तभी होगी उसकी गद्दी। अदरवाइज अगर गोद लेके कर रखा और इस प्रकार से बच्चा है तो ब्रिटिश डोमिनियन में आ जाएगा। तभी तो रानी लक्ष्मीबाई इतना लड़ी थी, और क्या मामला था। ठीक है, रीजन फिर क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन पार्ट ऑफ डलहौजीज प्रोग्राम टू ब्रिंग ए यूनिफाइड इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय डूइंग अवे विद ऑल्टरनेटिव सोवर्निटीज हेल्ड बाय इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस। मतलब भारतीय शासकों एवं राजकुमारों द्वारा वैकल्पिक शासकों की सत्ता को रद्द करते हुए सरंत नियंत्रण के अंतर्गत पतन का सिद्धांत एकीकृत भारत को लाने का डलहौजी की योजना का भाग था। एकदम करेक्ट है दोनों, और करेक्ट रीजन है, सीधा ए चुपचाप आंसर लगा दो। ए व आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 84 नंबर क्वेश्चन जो था इसका आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलो, अगला है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, द यूरोपियन डिनाउंस द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दे डिस्क्राइब इट एज बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। उन्होंने बोला था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर दोषारोपण किया, उन्होंने इसे पिछड़ी, असभ्य और रूढ़िपाती के रूप में वर्णित किया था। एकदम सही बात है, कुछ दिक्कत नहीं है। रीजन बोल रहा है, अर्ली 19th century this was been interest in studying the classical language and literature of India. A number of scholars took to Indology and one of them was Max Muller. एकदम सही बात है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखे हुए थे कई छात्रों ने भारत विद्या को लिया, और उनमें एक मैक्स मुलर था। एकदम सही बात है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन ये रीजन जो है ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, दिक्कत यहां पर है। कथन दो ये सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो व्याख्या नहीं कर रहा है तब कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ एंड आर ट्रू, करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज द करेक्ट आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर। व्याख्या नहीं कर रहा है आर ए की, समझ रहे हो? दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलो। अगेन कथन और कारण, कथन और कारण जो है ना अच्छे से करके जाओ बहुत ढंग से। एक तो कई बच्चों को तो यही होता है कथन और कारण का क्वेश्चन कैसे करना है, अटेम्प्ट करना सीखो। उसको कैसे सीखोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन देखो, कैसे किया, क्यों किया, उस टाइम सोचो, ठीक है ना? मैंने बताया ना क्योंकि लगा के देखा करो बीच में, बिकॉज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय एओ हयूम, एओ हयूम ने शुरू की थी, एकदम सही बात है, अंडर द ऑफिशियल डायरेक्शन गाइडेंस एंड एडवाइस ऑफ लॉर्ड डफरिन, सही बात है। उसके बाद बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन समूह में उठे असंतोष के लिए कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक अभिव्यक्ति या सुरक्षित मूल्य प्रदान करती थी। दोनों बात सही है, कारण कथन सही व्याख्या है, एकदम ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग, तो 83 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोलेट एक्ट केम इनटू बीइंग during the non-cooperation movement. This was designed to take action against the Indian participating in the movements. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया था? ये तो बाद में आया ना, रोलेट एक्ट के 1920 में आया ये, रोलेट एक्ट तो पहले है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गई। द रोलेट एक्ट जो है, बिल अलाउड द जजेस टू ट्राई पॉलिटिकल केसेस विदाउट जूरीज एंड गेव टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन एडिशन टू सेंटर द पावर ऑफ इंटरमेंट विदाउट ट्रायल। इट वॉज पॉपुलर डिस्क्राइब्ड एज ना अपील, ना दलील, ना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के सीधा जेलों में डालो, ऐसा था। एकदम सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा आंसर में दिख रहा है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ड्यूरिंग नहीं है, एनसीएम के बाद की बात है ये, ठीक है ना? तो 81 नंबर जो था इसका डी आंसर हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन उलेमाज के बारे में है। इतनी लंबी स्टेटमेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि उलेमा मुस्लिम व्याख्याकार थे जिसने कुरान से उद्धरणों की व्याख्या की। सुल्तान इस्लामिक संस्थाओं में कम से कम उत्कृष्ट उलेमों का सम्मान प्रकट करने की जरूरत मानते थे। इसमें धार्मिक कारणों एवं उलेमों की को कार्यालयों, मस्जिद, भवन आदि के प्रतिष्ठान की मंजूरी भी शामिल थी। कथन 2 बोल रहा है कि उलेमा केवल धार्मिक पहलू से संबंध रखते थे और राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देते थे। राजनीतिक मामलों में दखल तो देते ही थे भाई साहब, ये पकड़ ली हमने स्टेटमेंट 2 में गलती। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 गलत है, कथन 1 सही है, 2 गलत है। कौन सा है? तो वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। समझ गए ना आप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। नेक्स्ट में चलो। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। धमा इज द प्राकृतिक फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड धर्मा, बिल्कुल है। धर्म जो है, धम संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है जिसके संदर्भ में अर्थ बताते हुए सार्वजनिक नियम या धर्म परायणता या सामाजिक विस्तार एवं धार्मिक कर्म हिंदू समाज में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए धम शब्द का प्रचार किया गया था, बिल्कुल नहीं, वो पहले से भी कर रहे थे। अगेन पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट, दूसरी गलत। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो आप। द वॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट, द वॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट जो है, केव श्राइन्स वर कवरेज विद मोरल्स इलस्ट्रेटिंग बुद्धिस्ट नैरेटिव्स, बिल्कुल ठीक बात है। बौद्धों की चार दीवारी की देखभाल में पवित्र स्थानों की भित्तियों के साथ विस्तार से बौद्ध का वर्णन करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए गए, ठीक बात है। दूसरी है कि अधिक दूर क्षेत्र जहां भारतीय पेंटिंग की इस परंपरा को लागू किया गया था। मध्य एशिया, अफगानिस्तान ने बनियान पर प्रारंभ करते हुए मध्य एशिया की यात्रा करते पवित्र स्थानों को पहाड़ियों में काव्य एवं मितियों के साथ ढका हुआ बौद्ध मठों के प्रति विचारशील थे, ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगी, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है तो ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन 1 और 2 सही है, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के बारे में है। अर्थशास्त्र सरकार एवं अर्थव्यवस्था शोध प्रबंध है जिसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार कौटिल्य को जाता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में भू संपदा का आधिपत्य था, बिल्कुल था। सरकार की आय का स्रोत भू राजस्व को स्वीकार किया गया। कौटिल्य ने कर संग्रह की पत्तियों की मात्रा एवं संबंधित समस्याओं को प्रकट करता है।
राजा के समक्ष जमीन के रूपांतरण को प्रस्तुत किया था। दोनों स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन 1 एवं 2 सही है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, बुक है, किसने लिखा है, किसके बारे में है, ये देखना है। तो किसके बारे में है देख लो। अब संस्कृताइजेशन जो है, संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण किसका है, एम.एन. श्रीनिवास का। ए का 4 आएगा, ए का 4 जहां पर है उसको पकड़ लो, बात खत्म हो गई। ए का 4 आएगा, बी का 3 आएगा। सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट किसने है, तो ये आपका डी.एल. सेठ है। इसके बाद आपका सोशल रिवॉल्यूशन जो है, सी का 2 आएगा, सी का 2 आएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है। उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट रजनी कोठारी, डी का 1 आ जाएगा। तो 52 का बी इज द करेक्ट आंसर। मिलान करना है, बुक्स के बारे में देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान क्या करना है भाई, मिलान करना है इसमें से रजनी कोठारी की एक बुक है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बी का तो 4 आएगा। अब बी का 4 जहां जहां है पकड़ लो, बी का 4 डी में है, बी का 4 आएगा, डी में ही है सिर्फ, तो आंसर तो हो गया वैसे। तो ए का क्या आएगा, ए का 1 आएगा, सी का जो है 3 आएगा, और डी का जो है वो 2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मिलान कर दो इनको, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। एक और बाकी है, एक और पकड़ की। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स क्रोनोलॉजिकली। गांधी जी ने इंडिया में आने के बाद 1 साल भारत भ्रमण किया, उसके बाद सत्याग्रह किए। तो सीधा याद रखने का फॉर्मूला है, गांधी जी 1915 में आ गए थे भारत में। उसके बाद गांधी जी ने केक काटा, के में सी फॉर जो है चंपारण, ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, के फॉर खेड़ा, और ई से कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले चंपारण आएगा, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सीधा याद रखो, गांधी ने केक काटा, तो चंपारण 1917, अहमदाबाद, खेड़ा 1918। तो ये बात आपको एकदम क्लियरली, तो आंसर बन जाएगा सी ए। तो क्या आएगा, डी बी, उसके बाद ए, और रोलेट एक्ट उसके बाद 1919 में है, पता ही आपको, ये 1919 में हुआ था बाद में। तो डी बी ए सी, डी बी ए सी जहां भी है उसको करेक्ट कर दो। सी इज द करेक्ट आंसर, सी में दे रखा है। केक काटा याद रख लो, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। क्लियर है मेरे ख्याल से, सारे क्वेश्चन हो गए। इतिहास के ये क्वेश्चन थे आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको किस पर्पज से वीडियो और चाहिए वो बता देना है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर और किसी पर्पज के लिए वीडियो बनवानी है तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग देख लूंगा और बनाता रहूंगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय।